ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2025 में। क्वेश्चन में हमें बोला है एन ऑडियो ट्रांसमीटर टी एंड रिसीवर आर hung vertically from two identical massless strings of length 8 meter and their pivots well separated along the x-axis. They are pulled from the equilibrium position in opposite direction along the x-axis by small angular amplitude theta is equal to cos inverse of 0.9 and released. Simultaneously, if the natural frequency of the transmitter is 660 Hz and the speed of the sound in the air is 330 meter per second, the maximum variation in the frequency in Hertz as measured by the receiver take the acceleration due to gravity to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दो पेंडुलम दिए हैं और एक पेंडुलम के बॉक्स से हमने ट्रांसमीटर लगाया है जो कि साउंड वेव्स को रिलीज करेगा, और दूसरे पेंडुलम के बॉक्स से हमने रिसीवर लगाया है जो कि उसी साउंड वेव को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है क्योंकि बेसिकली हमने इसको ऑसिलेट करवा दिया है ना, दोनों ही पेंडुलम को ऑसिलेट करवा दिया है। तो जब हम इसको ऑसिलेट करवाते हैं तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर विल नॉट बी द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इट विल बी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम कितना वेरिएशन होगा ये इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि पेंडुलम का, है ना, ये पेंडुलम का जहाँ पे ट्रांसमीटर लगा है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा, है ना। हम सब एसएचएम पढ़ के आते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इसका मीन पोजीशन पर होगा। ठीक है, मीन पोजीशन पे इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट कि अगर ये यहाँ से स्विंग करते हुए मीन पोजीशन तक आता है तो व्हाट विल बी दिस हाइट एच। ठीक है, ये हाइट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ये हाइट कितना होगा, लेकिन ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा, दिस विल बी ऑन एल कॉस थीटा नॉट। ठीक है, एंड दिस हाइट विल बी व्हाट, दिस हाइट विल बी, दिस हाइट विल बी हाइट एच, दिस हाइट विल बी, है ना, लेंथ माइनस, है ना, पूरी रस्सी के लेंथ में से अगर हम एल कॉस थीटा नॉट को माइनस करते हैं तो हमें एच आ जाएगा। ठीक है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अगर हम यहाँ से एच कैलकुलेट करें तो वी विल गेट एच इज इक्वल टू, है ना, टेकिंग एल कॉमन, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ से इनिशियल पोजीशन से लेके मीन पोजीशन तक अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करें तो हमें ये चीज़ दिख रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या फिर मीन पोजीशन पे काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। करेक्ट, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम मास और मास को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन राइट इट एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच। नाउ व्हाट इज एच, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एच, है ना, हमने ऑलरेडी एच कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट विल बिकम 2 जी, है ना, एच की जगह पे हम लिख देंगे एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। करेक्ट, 1 minus cos theta naught. Now this will become v square is equal to 2 into, है ना, ये आ जाएगा हमारा 10, एंड l का वैल्यू कितना है, लेंथ ऑफ द वायर, है ना, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर हमें दिया है 8 मीटर्स, है कि नहीं, तो 8 मीटर्स हो गया इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कितना होगा, कॉस थीटा नॉट विल बी 0.9, सो इट विल बिकम 0.9, है ना। नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 into 8 into 1 minus 0.9, 0.1. This 10 and 0.1 will get cancelled. 2 into 8 will be 16. Now taking root, we will get
v इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, जो हमें स्पीड आएगा मीन पोजीशन पे ऑफ बोथ ऑफ दिस पेंडुलम विल बी 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा रिसीवर को जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा वो मैक्सिमम कब होगा? वो मैक्सिमम तब होगा जब बोथ ऑफ दिस बॉब्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर अप्रोचिंग ईच अदर। ठीक है, व्हेन बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग ईच अदर विद दिस मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, जब ये एक दूसरे को 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहे होंगे, है ना, मीन पोजीशन पे, इस पॉइंट पे या फिर इस इंस्टेंट पे जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा रिसीवर को, दैट विल बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगा? जब इतने ही स्पीड से हम क्या कर रहे हो, बेसिकली रिसीवर और ट्रांसमीटर क्या कर रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, है ना, क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन बोथ ऑफ दिस पेंडुलम्स। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोनों हमें इसी पॉइंट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से और 4 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड से, है ना, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें क्या मिलेगा? जो फ्रीक्वेंसी होगा रिसीव्ड बाय द रिसीवर विल बी द मिनिमम। ठीक है, तो यही दोनों फ्रीक्वेंसी का हमें वेरिएशन निकालना है, मीन्स रेंज निकालना है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो निकालते हैं, है ना। ये निकालने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, है कि नहीं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का केस कब होगा? व्हेन बोथ ऑफ दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर अप्रोचिंग ईच अदर, है ना, विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। जब ये 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे के तरफ जा रहे होंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मैक्सिमम होगा, करेक्ट। तो वी कैन राइट इट एज फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, ठीक है नहीं, दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, है ना, यहाँ पर हम अगर डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन लिखें, दिस विल बिकम वी 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 ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वी सोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, ये इक्वेशन हम पढ़ के आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर होगा क्या? ठीक है, यहाँ पे हमें प्लस माइनस डालना है, किस तरह से जज करना है। अगर अगर हमें ऐसा लगे कि जो हमारा ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन होगा? रिसीवर होगा। जो हमारा रिसीवर है, अगर वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर क्या डालना है हमें? प्लस। अगर सोर्स बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? माइनस। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमारा केस को यहाँ पे ध्यान से देखें, तो ट्रांसमीटर जो है ना, जो कि सोर्स है, जो कि बेसिकली साउंड को ट्रांसमिट करेगा, तो ट्रांसमीटर उसके टुवर्ड्स जा रहा है, मीन्स ट्रांसमीटर इज ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। अगर ट्रांसमीटर इंक्रीज करना चाहता है फ्रीक्वेंसी को, दैट मीन्स सोर्स इंक्रीज करना चाहता है। और अगर सोर्स इंक्रीज करना चाहता है तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये हमारा क्या है? रिसीवर इज ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर भी उसके टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है मीन्स वो भी क्या करना चाहता है? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है। जब ऑब्जर्वर हमारा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाह रहा होता है तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं? पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, तो नाउ ये हमारा आ जाएगा v, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, प्लस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिसीवर, दिस इज 4, एंड v माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसमीटर इज ऑल्सो 4। ठीक है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हमें दे रखा था 660 हर्ट्ज। ठीक है, नाउ एफ मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दिया है 330, सो दिस विल बिकम 330 प्लस 4 डिवाइड बाय 330 माइनस 4 इंटू 660। ठीक है, सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? Maximum frequency is equal to 334 into 334 into this will become your 3
326 into 660, है ना? This will be the maximum frequency received by the receiver. Now what about the minimum frequency? अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगा, है ना? मिनिमम फ्रीक्वेंसी तब होगा जब इसी पॉइंट पे ये एक दूसरे के अप्रोच ना कर रहे हो, एक दूसरे से क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हो। अगर ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा रिसीवर को, दैट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे से दूर जाए तो इस पर्टिकुलर केस में जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा रिसीवर को, दैट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। करेक्ट? ठीक है, तो अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें, दिस विल बिकम एफ मिनिमम विल बी इक्वल टू, डॉपलर इफेक्ट का अगर इक्वेशन लिखते हैं तो आ जाएगा हमारा वी वी ओ डिवाइड बाय वी वी एस इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, नाउ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू वी, स्पीड ऑफ साउंड, है ना? अगर हम यहाँ पे साइन के बारे में देखिए, साइन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वर है, जो कि रिसीवर होता है, दिस रिसीवर इज ट्राइंग टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, है ना? ये ट्रांसमीटर से दूर जा रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रांसमीटर से दूर जा रहा है तो इट इज ट्राइंग, है ना, इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, ये अपने फ्रीक्वेंसी को कम करना चाह रहा है। अगर ये अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करना चाह रहा है तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे, है ना? अगर ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा तो पॉजिटिव, और अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, सिंपल लॉजिक है ये। अगर हम सोर्स के बारे में देखें तो सोर्स भी क्या कर रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाह रहा है। ठीक है, ये भी डिक्रीज करना चाह रहा है और सोर्स भी क्या कर रहा है, डिक्रीज करना चाह रहा है। तो अगर सोर्स भी डिक्रीज करना चाह रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज सोर्स इज ट्राइंग टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाह रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव डालेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ओवरऑल और क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नाउ दिस विल बी 4 माइनस, ये आ जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाय, है ना, दिस विल बी 4 प्लस 4 b plus 4 into frequency of source is how much, 660 hertz. Now the minimum frequency received by the receiver will be equal to, है ना, velocity of sound हमें पता है, velocity of sound in the air is 330 meters per second. So 330 plus 4 minus 4, sorry, 330 minus 4 whole divide by 330 plus 4 multiply by 660. ठीक है, नाउ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर, है ना, इज कमिंग आउट टू बी 326 डिवाइड बाय 334 मल्टीप्लाई बाय 660। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय रिसीवर विल बी व्हाट, रेंज। अगर हम यहाँ से रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज 334 बाय 326 मल्टीप्लाई 660 माइनस, हमारा आ जाएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 326 बाय 334 इंटू 660 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हम 660 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर, अगर हम इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बिकम 334 का स्क्वायर माइनस 326 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 326 मल्टीप्लाई 334। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन सॉल्विंग अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है हमें अप्रॉक्सीमेटली आती है 32 हर्ट्ज, है ना, यू कैन सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 32 हर्ट्ज इसका आंसर निकल कर के आता है। दैट मीन्स द
द मैक्सिमम रेंज, है ना, द मैक्सिमम रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर विल बी अबाउट 32 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, दैट विल बी योर 32 हर्ट्ज। ठीक है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज व्हाट, 32 हर्ट्ज, 32 हर्ट्ज। ठीक है, तो 32 हर्ट्ज इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था हमारा जेईई एडवांस 2025 में। क्वेश्चन में हमें बोला है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ थ्री कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1, S2 and S3 with uniform linear mass densities mu kg per meter, 4 mu kg per meter and 16 mu kg per meter respectively, as shown in the figure. S1 and S2 are connected at point P, whereas S2 and S3 are connected at point Q, and the other end of S3 is connected to a wall. A wave generator O is connected to the free end of S1. The wave from the generator is represented by this, है ना, ये वेव जो है यहाँ पे जो जनरेटर वेव को बना रहा है ना, जनरेट कर रहा है, ये इस तरह का कुछ वेव जनरेट कर रहा है, where y naught, omega and k are constants of appropriate dimensions. Which of the following statement is or are correct? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था हमारे जे एडवांस 2025 में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, अगर तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर है कि सपोज अगर हमारे पास एक वॉल है और यहाँ पे हमारे पास एक वायर है या फिर स्ट्रिंग है, और अगर मान लो हम यहाँ पे एक वेव बनाते हैं, ठीक है, तो जब ये वेव रेयरर मीडियम से जाके किसी डेंसर मीडियम से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, तो इसके फेज में 180 का डिफरेंस आता है। ठीक है, 180 का फेज में डिफरेंस आएगा, है ना, ये चीज़ बस तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे, है ना, यहाँ पर हमारे पास एक वेव जनरेटर है जो कि यहाँ पे वेव को जनरेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 स्ट्रिंग्स हैं। पहला है हमारा स्ट्रिंग S1, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग S2 एंड देन स्ट्रिंग S3। तीनों ही स्ट्रिंग डिफरेंट है ना। हमें यहाँ पे पहले स्ट्रिंग का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो म्यू दे रखा है, दूसरे स्ट्रिंग का 4 म्यू दे रखा है और तीसरे स्ट्रिंग का हमें 16 म्यू दे रखा है। ठीक है ना, एक एक करके अपने ऑप्शंस को देखते हैं, चेक करते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमें ऑप्शन सी को पहले चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी में हमें दिया है व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पी, है ना, ये कोई पॉइंट है हमारा। व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पी फॉर द फर्स्ट टाइम, द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना, वेयर अल्फा 1 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये वेव है ना, वेव क्या दिया हमें, वेव दिया है y इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये वेव था बेसिकली, है कि नहीं, है ना। इस वेव के अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमें डायरेक्शन भी दिख रहा है, क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स का जो साइन है वो ऑपोजिट है। दिस वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये वेव इस तरह से जाता है और ये पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो पी पॉइंट का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब पी पॉइंट एक डेंसर मीडियम है। अगर ये एक डेंसर मीडियम से टकराता है तो डेंसर मीडियम से टकराने के बाद, है ना, ये रिटर्न तो आएगा, बट इसके अंदर 180 का फेज चेंज आएगा। ठीक है, तो 180 का फेज चेंज आएगा। तो अगर ये हमारा, है ना, एनर्जी बढ़ेगा नहीं, 180 का फेज चेंज आएगा, खैर है कि नहीं, 180 का फेज चेंज आएगा बेसिकली। तो अगर मान लो कि ये हमारा वेव है जो कि जा रहा है ना, तो टकरा के वापस आने वाला वेव कैसा दिखेगा, टकरा के वापस आने वाला वेव हमें दिखेगा y इज इक्वल टू, अगर हम कांस्टेंट यहीं से लिख ले, है ना, अल्फा 1 वाई नॉट ना, अल्फा 1 वाई नॉट कॉस, ठीक है, ये होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा ना, है कि नहीं। अब ये जो वेव है जो कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, वो रिफ्लेक्टेड वेव अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो ओमेगा टी और के एक्स का साइन दोनों ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है ओमेगा टी प्लस के एक्स, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस भी चाहिए, तो प्लस पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो इक्वेशन होगा दैट विल करेक्टली रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, फ्रॉम पी पॉइंट। अगर ये वेव पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट किया है तो कुछ इस तरह का जो इक्वेशन होगा ये करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें, ठीक है, तो ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही दे रखा है ना, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है हमारा ये यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी में क्या बोला है? ऑप्शन डी में हमें बोल रहा है when the wave transmits, ठीक है, when the wave transmits through P for the first time, the transmitted wave is represented by this, where alpha 2 is a positive constant। ठीक है, तो अब ये जो वेव हमने यहाँ पे बनाया था, ये वेव P पॉइंट से टकराने के बाद ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, P पॉइंट से टकराने के बाद ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है यहाँ पे, क्या ये करेक्टली रिप्रेजेंट करता है ट्रांसमिटेड वेव को? ये हमसे पूछा है, क्या ये करेक्टली रिप्रेजेंट करता है ट्रांसमिटेड वेव को, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, कि क्या ये करेक्टली बेसिकली रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, ये चीज़ पूछा है। नाउ हमें एक चीज़ पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ द वेव दैट विल बी ओमेगा बाई के, है ना, वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी ओमेगा बाई के। ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो व्हाट, अंडर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दिस के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, म्यू, है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू। ठीक है, अगर इस वायर का जो कांस्टेंट है के, है ना, वेव नंबर भी हम जिसे बोलते हैं, अगर वो के है तो इसका होगा 2k, और इस वाले वायर के लिए S3 के लिए, है ना, ये k का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर म्यू हमारा 16 हो गया है तो दिस k विल बी व्हाट, दिस k विल बी 4k। ठीक है, अब ये वेव जब पी पॉइंट से आगे बढ़ेगा तो इसमें फेज का कोई भी चेंज नहीं आने वाला है ना, फेज चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? जब एक वेव, है ना, जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमें टेंशन भी कांस्टेंट बोला है। ठीक है, तो ओमेगा और टेंशन दोनों कांस्टेंट ही रहने वाला हमेशा। ओमेगा तो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे ही डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वेव ट्रैवल करेगा तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाला है, इसके लिए ओमेगा होगा तो इसके लिए भी ओमेगा होगा और इसके लिए भी ओमेगा ही होगा। ठीक है, अगर जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव का अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, है ना, पीक वैल्यू ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हमारा बनेगा अल्फा टू वाई नॉट। ठीक है, अल्फा टू वाई नॉट। ठीक है, तो दिस विल बी योर कॉस, है ना, दिस विल बी योर कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस, माइनस इसका के चेंज हो गया है ना, इसका के है हमारा 2k, 2kx। ठीक है, 2kx सेंटीमीटर, यहाँ पे फेस का कोई भी चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पे प्लस पाई नहीं लिखने वाला। ठीक है, तो इस तरह का, है ना, कॉस के अंदर अगर ओमेगा टी माइनस 2kx लिखा है तो दिस विल रिप्रेजेंट करेक्टली द ट्रांसमिटेड वेव फ्रॉम पी। अगर हम अपने ऑप्शन को फिर से ध्यान से देखें तो हमें अपने ऑप्शन में दे रखा है कि y इज इक्वल टू अल्फा टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये के नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2k होना चाहिए। तो यहाँ पे 2k होना चाहिए और यहाँ पे k दिया है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन डी गिवन हियर इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जो वेव है बेसिकली, है ना, अगर ये फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, यहाँ से जो जा रहा है वो वाले वेव का इक्वेशन क्या है? ये रहा, है ना, दिस y इज इक्वल टू, जो कि S2 में इसे जा रहा है ना, वो है हमारा अल्फा टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 2kx सेंटीमीटर्स। ये जाने वाली वेव है, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाला वेव क्या होगा?
रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाला वेव होगा y इज इक्वल टू α3y0, ठीक है नहीं। जब ये वापस आएगा तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये बनेगा ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ये फिर से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो ये बनेगा प्लस, ठीक है। के कितना हो जाएगा हमारा 2kx, और पाई में भी चेंज आएगा फेज में, तो फेज में चेंज आ जाएगा पाई, ठीक है। इस तरह का अगर हमारा इक्वेशन है तो दिस विल करेक्टली रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम पॉइंट क्यू, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन में हमें दिया है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे वेव को रिप्रेजेंट करता है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो? नहीं करता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फाइनली ऑप्शन बी को चेक करें, ऑप्शन बी में दिया है व्हेन द वेव ट्रांसमिट थ्रू क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है वेव, तो यहाँ से जाने वाला वेव क्या था, याद है, ये रहा। तो यहाँ से जो जाने वाले वेव S2 में जो वेव जा रहा है वो वेव क्या है, y इज इक्वल टू, वो वेव है y इज इक्वल टू α2, है ना, y0 cos ओमेगा टी माइनस 2kx, ठीक है। तो हमें बोला है कि वेव को ट्रांसमिट किया गया है ना, ट्रांसमिटेड वेव। तो यहाँ से अगर वेव ट्रांसमिट होगा तो क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ओमेगा नहीं बदलेगा, और क्या नहीं बदलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेव भी नहीं बदलने वाला है ना। तो यहाँ पे इस S3 में अगर हम वेव का इक्वेशन लिखें तो वी कैन राइट इट एज, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, तो वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू अल्फा 4 y0 कॉस, ना डायरेक्शन सेम रहने वाला है, ओमेगा भी सेम है, तो ओमेगा टी माइनस यहाँ पे जो k का वैल्यू है वो 4k है, तो माइनस 4k x सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस तरह का अगर इक्वेशन होगा ओमेगा टी माइनस 4kx, ठीक है, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम ऑप्शन में ध्यान से देखें तो हमें दिया है अल्फा 4 y0, है ना, ये देखो कॉस ओमेगा टी माइनस 4kx, ठीक है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेव विच इज ट्रांसमिटेड, है ना, फ्रॉम द पॉइंट क्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट ऑप्शन बी जो है वो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा आया था जेई एडवांस 2025 में, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शंस हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे, है ना, हमारे ऑप्शंस जो यहाँ पे करेक्ट है दैट आर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है दैट इज आर इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2024 में। क्वेश्चन में हमें बोला है a source S of a sound has a frequency of 240 Hz. When the observer O and the sound source move towards each other at a speed v with respect to the ground, as shown in the figure, as shown in the case 1 in figure, the observer measures the frequency of the sound to be 288 Hz. However, when the observer and the source move away from each other at the same speed v with respect to the ground, as shown in case 2 in figure, the observer measures the frequency of sound to be n Hz. The value of n is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा जेईई एडवांस 2024 में। हमें यहाँ पर दो केस दे रखा है ना। हमें बोला है कि सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, पहले केस में दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद स्पीड भी, है ना। जो सोर्स का frequency है, source frequency is 240 Hz and the frequency received by the observer is 288 Hz. And in second case, both of them are moving away from the each other, है ना, where the source of frequency is again 240 Hz. Now, what will be the frequency recorded or received by the observer, है ना।
इसे हमें बोला है n हर्ट्ज, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस n? ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम केस 1 को अपने एनालाइज करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अगर हम केस 1 को एनालाइज करें तो वी कैन राइट इट एज, है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, है ना, अगर हम डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन यहाँ पे लिखें तो वी कैन राइट इट एज वी वी ओ बाय वी वी एस इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ ओ इज इक्वल टू, एफ ओ इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमारा यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो जो ऑब्जर्वर है वो हमारे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है और जो सोर्स है वो भी हमारे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है। अगर ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, और अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, नाउ ये जो v लिखा है स्पीड ऑफ साउंड, इसे हम लिख देते हैं v डैश, दिस विल बी v डैश प्लस v होल डिवाइड बाय v डैश माइनस v। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर हमें दे रखा है पहले केस में, इट इज 288 हर्ट्ज, है ना। दिस विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड v डैश प्लस v होल डिवाइड बाय v डैश माइनस v। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हमको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दिया है 240, है ना, 240 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अगर इस 240 को हम यहाँ पर लेकर आए तो ये हमें आ जाएगा 288 डिवाइड बाय 240 इज इक्वल टू v डैश प्लस v होल डिवाइड बाय v डैश माइनस v। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा v डैश माइनस v। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 1.2 इज इक्वल टू, है ना, v डैश प्लस v बाय v डैश माइनस v। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 1.2 v डैश माइनस 1.2 v इज इक्वल टू v डैश प्लस v। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम, इसको अगर हम यहाँ पे लेके आए तो हमारा हो जाएगा 1.2 v डैश माइनस v डैश इज इक्वल टू 1.2 v प्लस v। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0.2 v डैश इज इक्वल टू 2.2 v। ठीक है, नाउ सॉल्विंग फ्रॉम दिस, सॉल्विंग फ्रॉम हियर विल गेट विल गेट v डैश इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो v डैश हमें मिलेगा, v डैश बी इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है, टाइम्स v। ठीक है नहीं, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट v डैश विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, हमें जो v डैश है वो कितना मिलेगा, 11 टाइम्स ऑफ v मिल जाएगा। ठीक है नहीं, v डैश जो होगा दैट विल बी 11 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, अगर हम अब नेक्स्ट केस को एनालाइज करें, ठीक है, तो नेक्स्ट केस को एनालाइज करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। हमें बोल रखा था नेक्स्ट केस में कि अगर हमारे पास सोर्स है और हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है ना, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, है कि नहीं, दोनों ही दूर जा रहे हैं विथ स्पीड वी वी, है ना। एंड अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा था, अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दे रखा है 240, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हमें दे रखा है 240 हर्ट्ज, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, है ना। ये हमें बोला था n हर्ट्ज है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन लिखें तो वी कैन राइट इट एज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, है ना, क्या लिख सकते हैं, वी वी ओ डिवाइड बाई वी वी एस
इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे वी डैश, टी डैश, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो ऑब्जर्वर है ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और हमारा जो सोर्स है ये भी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा बी डैश माइनस बी डिवाइड बाय, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली वी डैश प्लस वी, ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हमें पता है 240 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन दिस सेकेंड केस विल बी इक्वल टू, है ना, विल बी इक्वल टू, हमने बी डैश की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। बी डैश की वैल्यू हमें आई थी लास्ट स्लाइड में 11 टाइम्स ऑफ वी, तो 11 टाइम्स ऑफ वी माइनस वी होल डिवाइड बाय, ये बनेगा हमारा 11 टाइम्स ऑफ वी प्लस वी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा 240, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 10v होल डिवाइड बाय 12v, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 240। नाउ ये जो होगा फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम जैसे कि देख सकते हैं, हम यहाँ पे v और v काट देंगे, यहाँ पे हमारा बनेगा 10 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 240, ठीक है। तो हम लिख देंगे 12 वन ज़ा और ये 12 टू ज़ा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर कितना आएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर आएगा 240, है ना, ये 240 नहीं, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 10 बचा है 20, तो ये बन जाएगा हमारा 200 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर आएगा, दैट विल बी, है ना, द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी 200 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 200 एंड 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2024 में। क्वेश्चन में हमें बोला है टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू, ठीक है, एंड लेंथ L and 12 respectively are joined at O and tied at two fixed ends P and Q, है ना, this P and Q as shown in the figure. The strings are under a uniform tension T. If we define the frequency, है ना, V naught is equal to 1 by 12 under root T by mu, which of the following statement is or are correct, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें जे एडवांस 2024 में आया था। हमें यहाँ पर एक कंपोजिट स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। स्ट्रिंग का वन पोर्शन, है ना, सपोज इस पोर्शन को हम S1 बोल देते हैं, है ना, स्ट्रिंग वन, और इस पोर्शन को हम S2 बोल देते हैं, स्ट्रिंग टू, ठीक है। स्ट्रिंग वन का जो लेंथ है वो L है, और स्ट्रिंग टू का जो लेंथ है दैट इज योर 2L, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन इज म्यू एंड मास पर यूनिट लेंथ फॉर स्ट्रिंग टू इज 4 टाइम्स ऑफ म्यू, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमें बेसिकली दो केस कंसिडर करना है। फर्स्ट केस में जब हम ओ पॉइंट को एक नोड कंसिडर करेंगे, है ना, फिर उससे रिलेटेड हमें कुछ सवाल पूछे। फिर सेकेंड केस में इसको हम एंटी नोड, पॉइंट ओ को हम एंटी नोड कंसिडर करेंगे, और पॉइंट ओ को एंटी नोड कंसिडर करते हुए हमें कुछ ऑप्शंस चेक करने हैं, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शंस को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एक मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स चेक। ऑप्शन ए में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला है विद अ नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज वी नॉट, ठीक है। हमें बोला है कि अगर ओ पॉइंट एक नोड होता
तो कंपोजिट स्ट्रिंग का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, कंपोजिट स्ट्रिंग का मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी वी नॉट, ये हमें बोल रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके एनालाइज करें, लेट सपोज हम पहले S1 को एनालाइज करते हैं, तो व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस S1? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 होगा, है ना, फॉर स्ट्रिंग 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ना, इस क्वांटिटी को हमने वी नॉट असाइन किया है, तो दिस इज योर वी नॉट। ठीक है, दिस इज योर वी नॉट, है ना। अब अगर मान लो कि ये हमारा स्ट्रिंग है ना, ये हमारा स्ट्रिंग है, अगर हम ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, नोड कंसिडर करते हैं, अगर हम ओ पॉइंट पे नोड कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो कौन से हार्मोनिक्स होंगे जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले हैं? सबसे पहला स्ट्रिंग 1 के लिए फंडामेंटल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फिर 2 टाइम्स फंडामेंटल एग्जिस्ट करेगा, फिर 3 टाइम्स फंडामेंटल एग्जिस्ट करेगा, देन 4 टाइम्स फंडामेंटल, एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे हार्मोनिक्स होंगे सारे S1 के लिए एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग 2 को एनालाइज करें, तो स्ट्रिंग 2 के लिए हम बोल सकते हैं, है ना, अगर इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखें, है ना, तो ये होगा 1/2, यहाँ पे लेंथ दिया है हमें 2L अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारा T/4 टाइम्स ऑफ म्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको देखें ध्यान से, तो ये हमारा 4 बाहर आ जाएगा, ये 4/2 बन जाएगा, और ये 1/12 अंडर रूट T/म्यू फिर से बनेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा V0/4। ठीक है, तो V0/4 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ S2। ठीक है, यहाँ पे भी सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे तो पहला फंडामेंटल होगा V0/4, देन 2 टाइम्स ऑफ V0/4, देन 3 टाइम्स ऑफ V0/4, एंड देन 4 टाइम्स ऑफ V0/4, एंड देन सो ऑन। इसी तरह से आगे के सारे हार्मोनिक्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है, अगर ओ पॉइंट पे एक नोड है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग कितना होगा, कंपोजिट स्ट्रिंग। ठीक है, तो कंपोजिट स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, है ना। अगर मान लो कि कंपोजिट स्ट्रिंग का हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है S1 की और S2 की, इसमें से जो मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा कंपोजिट का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से एनालाइज करें, तो यहाँ पे ये जो वी नॉट है, ये वी नॉट, और यहाँ पर एक वी नॉट आएगा, दिस वी नॉट, है ना, दिस वी नॉट इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कॉमन इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी योर नथिंग बट वी नॉट। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, वी नॉट हो जाएगा। दैट मीन्स दिस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे के ऑप्शंस को चेक करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नाउ बी ऑप्शन को देखते हैं, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग vibrates at the minimum frequency, है ना, for at minimum frequency with a node at O, it has 6 nodes including the end nodes। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है, हमें बोला है कि जो कंपोजिट स्ट्रिंग है, अगर वो अपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है तो उसमें टोटल कितने नोड्स होंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 6 नोड्स होंगे, और इसमें हमें जो एंड के नोड्स हैं उनको भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम फिर से एनालाइज करें, तो हमें ये दिख रहा है कि बेसिकली ये अपने फर्स्ट, अगर ये कंपोजिट स्ट्रिंग अगर वाइब्रेट करता है, तो S1 जो होगा, है ना, S1 अपने फंडामेंटल पे वाइब्रेट कर रहा है, S1 अपने फंडामेंटल हार्मोनिक या फिर फर्स्ट हार्मोनिक पे वाइब्रेट करेगा, और जो S2 होगा वो अपने फोर्थ हार्मोनिक पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तब जाके ये कंपोजिट स्ट्रिंग का मिनिमम फ्रीक्वेंसी बनेगा। ठीक है, तो अगर कंपोजिट स्ट्रिंग अपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे है,
तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो किस तरह से वाइब्रेट करेंगे। पहला स्ट्रिंग अपने फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगा, मतलब एक ही लोब बनेगा। और जो दूसरा स्ट्रिंग है, ये हमारा S1 था, और जो दूसरा स्ट्रिंग है S2 अपने फोर्थ हार्मोनिक पे है। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब ये होगा कि यहाँ पे टोटल कितने लोब्स बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, ये हो गया 4। ठीक है, ये हमारा S1 था और ये हमारा S2 है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोजिट वायर व्हेन हम ओ पॉइंट को क्या मान रहे हैं, नोड मान रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमें पूछा है कितना नोड्स होगा। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और कितना हो गया हमारा 6। तो टोटल यहाँ पर कितने नोड्स आएंगे, 6 नोड्स आएंगे। ठीक है, 6 नोड्स आएंगे। ठीक है, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, विथ नोड एट ओ, इट हैज 6 नोड्स। ठीक है, जब कंपोजिट स्ट्रिंग अपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर जब वाइब्रेट करेगा तो उसमें टोटल 6 नोड्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही बोल रहा है ना, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर हम फर्दर ऑप्शंस को चेक करें तो फर्दर ऑप्शंस में हमें दिया है, ऑप्शन सी को देखते हैं। नो वाइब्रेशनल मोड with an antinode at O is possible for the composite strings। ठीक है, तो हमें बोला है कि अब हमें जो O पॉइंट है उसको एक एंटी नोड कंसिडर करना है। अगर हम एंटी नोड कंसिडर करते हैं तो उस केस में, है ना, अ, उस केस में कोई भी पॉसिबल मोड हमें कंपोजिट स्ट्रिंग के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं, है ना। इसके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें, ठीक है, इसके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें तो वी कैन राइट इट एज 1 बाय, है ना, 1/12, है ना। अगर हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4, 4 इसका लेंथ कितना है, L है, तो 1/4L अंडर रूट टी बाय म्यू, है ना, 1/4 अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको 2 × 2 लिखें तो ये हमारा V0/2 बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम O पॉइंट को एक एंटी नोड कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे सारे हार्मोनिक्स हमें नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले मिलेंगे, ऑड वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, है ना, जो पॉसिबल हार्मोनिक्स यहाँ पे स्ट्रिंग 1 के लिए होगा वो होगा हमारा V0/2। ठीक है, दिस विल बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। है ना, नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा 3V0/2, है ना, देन 5V0/2, देन 7V0/2। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे आगे चलते रहेगा। ठीक है, ये सारे फ्रीक्वेंसीज S1 के लिए एग्जिस्ट करेंगे, है ना। अगर S2 एग्जिस्ट करता है प्रोवाइडेड कि O हमारा जो O पॉइंट है वो एक एंटी नोड है। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी लिखे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग S2, ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ट्वाइस ऑफ L। ठीक है, ट्वाइस ऑफ L अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा T बाय म्यू, है ना, T/4 म्यू। ठीक है, नाउ दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, यहाँ से हमारा 2 बाहर आएगा और ये 4 है, तो दिस विल बी योर V0/8। ठीक है, अगर ये O पॉइंट पे हमारा एक एंटी नोड है तो यहाँ पे सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला होगा हमारा फर्स्ट हार्मोनिक, दैट विल बी आर V/8। ठीक है, सेकंड वाला होगा हमारा 3V/8, नेक्स्ट होगा हमारा 5V/8, है ना, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 7V/8, है ना, इसी तरह से ये कंटिन्यू जाते रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको एनालाइज करें ध्यान से, ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रिंग के लिए भी, है ना, जो V0/8 है, 3V0/8 है, 5V0/8 है, इन सब में से, है ना, फर्स्ट वाले सेट में और सेकंड वाले सेट में हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी कॉमन नहीं मिलेगी, है कि नहीं, है ना। अगर हम आगे आगे एनालाइज भी करें तो फर्स्ट वाले सेट में ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ऑल द पॉसिबल हार्मोनिक्स ऑफ S1 और ऑल द पॉसिबल हार्मोनिक्स ऑफ S2 में से हमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है
कि कंपोजिट स्ट्रिंग का कोई भी मोड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में जो हमें बोल रहा है कि नो वाइब्रेशन मोड विद एन एंटी नोट एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग, है ना, दैट ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है ना, हमें कोई भी मोड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम ओ पॉइंट पे एंटी नोड मानते हैं तो हमें कंपोजिट स्ट्रिंग का कोई भी वाइब्रेशनल मोड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन डी को ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी में हमें बोला है with an antinode at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is 2V naught। ठीक है, अगर हमें कोई भी मोड नहीं मिलेगा तो उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं आती है। ठीक है, अगर वाइब्रेशन ही पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा, है ना। दैट मीन्स दिस इक्वेशन, है ना, दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है कि नहीं। नाउ थैंक यू वेरी मच, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था जे एडवांस 2023 में। क्वेश्चन में हमें बोला है S1 and S2 are two identical sound sources of frequency 656 Hz. The source S1 is located at O and S2 moves anti-clockwise with a uniform speed of 4 root 2 meters per second on a circular path around O. As shown in the figure, there are 3 points P, Q, R on this path such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. ठीक है, a sound detector is placed at point P. The source S1 can move along direction OP. ठीक है, given the speed of sound in the air is this, है ना, 324 meters per second। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जे एडवांस 2023 में आया था। इस क्वेश्चन में हमें दो सोर्सेज दे रखे हैं। ठीक है, एक सोर्स S1 है यहाँ पर, है ना, एट पॉइंट O, और एक सोर्स है S2। ये दोनों ही सोर्सेस आइडेंटिकल है ना। ये दोनों सोर्सेस एग्जैक्टली क्या है, आइडेंटिकल, और इनमें से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकलती है दैट इज 656 हर्ट्ज। ठीक है, इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो S1 है, S1 कैन मूव अलोंग द लाइन OP। ठीक है, S1 जो है वो OP के अलोंग मूव कर सकता है, एंड दिस S2 इज, है ना, दिस S2 इज मूविंग इन अ सर्कल, दिस S2 इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड S1, है ना, विच इज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। ठीक है, ये एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है व्हेन ओनली S2 इज emitting साउंड एंड इट इज एट Q, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज इज। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर S1 जो है उसमें से कोई भी साउंड नहीं निकल रहा, सिर्फ और सिर्फ किस में से साउंड निकल रहा है, S2 से, सिर्फ और सिर्फ S2 से साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो डिटेक्टर को कितना साउंड रिसीव होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड रिसीव होगा, है ना, गिवन दैट S2 इज एग्जैक्टली एट पॉइंट Q। ठीक है, S2 इज एग्जैक्टली एट पॉइंट Q, है ना। तो अगर हम देखें तो दिस एंगल विल बी योर 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो दिस एंगल एट R will be 45, है ना, as well as this angle at P will also be what, 45। ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। If this angle at P near the detector is 45 डिग्री, that means ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये 4√2 का एक कंपोनेंट Q के अलॉन्ग आएगा, है ना। 4√2 का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट आएगा एक 4√2 cos 45 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट आएगा, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो होगा 4√2 साइन 45 डिग्री। ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो बिकॉज, है ना,
बिकॉज पॉइंट क्यू और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, उसके अलॉन्ग देयर एग्जिस्ट अ रिलेटिव मोशन। ठीक है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, हमारा जो डिटेक्टर है और जो सोर्स है, उसके बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का फिनोमिना होगा, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड, है ना, दैट द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय पॉइंट P या फिर डिटेक्टर P विल बी इक्वल टू VVO बाय VVS इनटू में क्या आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, इनटू में आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ना अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे डिटेक्टर तो मूव नहीं कर रहा। इफ डिटेक्टर इज नॉट मूविंग, है ना, इफ डिटेक्टर इज स्टेशनरी, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विल बी जीरो, है ना, ऑब्जर्वर का कोई वेलोसिटी नहीं है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो S2 जो है, दिस S2, है ना, दिस S2 along the line joining PQ is moving away। ठीक है, ये S2 जो है, ये S2 जो है ये अवे मूव कर रहा है। अगर ये अवे मूव कर रहा है दैट मीन्स, है ना, ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहता है। इफ सोर्स इज ट्राइंग टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, है ना, तो वी कैन से यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय डिटेक्टर P विल बी इक्वल टू व्हाट, है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 324 डिवाइड बाय 324 प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग PQ कितना है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग PQ इज 4√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 656 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर P विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी योर 324 होल डिवाइड बाय 324 cos 45 is 1/√2, तो 1/√2 and √2 will get cancelled, plus 4 multiply by 656। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर, है ना, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर P विल बी इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा हमारा 324 बाय 328 मल्टीप्लाई बाय 656। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर विल बी इक्वल टू, है ना, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 324 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर P विल बी इक्वल टू हाउ मच, 648 हर्ट्ज। ठीक है, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर P। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर P विल बी इक्वल टू 648। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 648 हर्ट्ज। ठीक है, इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कंसिडर बोथ द सोर्सेज इमिटिंग साउंड। ठीक है, when S2 is at R and S1 approaches the detector with a speed of 4 meters per second, the beat frequency measured by the detector is dash hertz। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों सोर्सेज से, हमें बोल रहे हैं कि दोनों सोर्सेज से साउंड इमिट हो रहा है। S2 जो है वो हमारा R पॉइंट पे है, और S1, है ना, S1 S1 is approaching towards S1 is approaching towards detector with a speed of 4 meters per second। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि डिटेक्टर के द्वारा, है ना, डिटेक्टर जो बीट फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी, है ना, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन S1 एंड डिटेक्टर, तो यहाँ पे डिटेक्टर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा S1 के द्वारा वो 656 हर्ट्ज के अलावा कुछ और फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। तो लेट्स कैलकुलेट दैट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। तो हम बोल सकते हैं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी
ड्यू टू फर्स्ट विल बी F1 विल बी इक्वल टू, है ना, अगर हम डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर यूज करें तो ये हो जाएगा हमारा वी ओ डिवाइड बाय वी ओ डिवाइड बाय वी एस, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये हो जाएगा हमारा F1 विल बी इक्वल टू व्हाट, F1 विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्योंकि हमारा डिटेक्टर मूव नहीं कर रहा, अगर हमारा डिटेक्टर मूव नहीं कर रहा दैट मीन्स, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमारा क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब ये जो सोर्स है, दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट पी, ठीक है, दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द पी, अगर ये सोर्स पी के टुवर्ड्स जा रहा है दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी को अपने क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, अगर ये अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर ये खुद अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव, ठीक है। नाउ वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 324, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 324 डिवाइड बाय ये बन जाएगा हमारा 324 माइनस 4, है ना, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 656 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये F1 बन जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू, F1 विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 324 324 डिवाइड बाय 320 इंटू 656 इंटू 656, ठीक है। नाउ ऑन सॉल्विंग वी विल गेट F1 फ्रॉम हेयर, F1 जो हमें मिलेगा दैट विल बी 664.2 हर्ट्ज, ठीक है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी S1 के वजह से जो हमें P पॉइंट पे डिटेक्ट होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 664.2 664.2 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये जो S2 है, इस S2 के वजह से यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगा, ठीक है, S2 का कोई भी वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग RP के अलोंग नहीं है, ठीक है, एक ही वेलोसिटी है जो कि 4√2 विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा, ठीक है। तो F2 के वजह से जो फ्रीक्वेंसी है ना, हमें S2 के वजह से जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगा दैट विल बी F2 इज इक्वल टू 656 हर्ट्ज, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज। अगर हम यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी निकालें, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी, है ना, इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 माइनस F1, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 656 माइनस 664.2 which will be equal to 8.2 hertz, ठीक है। therefore the beat frequency will be what, 8.2 hertz, है ना, P पॉइंट, है ना, जो बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा P पॉइंट दैट इज योर व्हाट, 8.2 हर्ट्ज, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी 8.2, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।